भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से। और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। रीजनल पावर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी भारत की है। और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का ही है। पर उसके बावजूद आज भी भारत में गरीबी, भूखमरी, करप्शन, इलिटरेसी, पब्लिक हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम मौजूद है। पर मेन बात यह है कि क्या ये प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बड़ी हैं या फिर कम हुई हैं, या फिर इन प्रॉब्लम्स में कोई सुधार आया है कि ये पहले से और ज्यादा खराब हालत में हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ। और साथ में जानेंगे 1947 से 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और फ्यूचर में इकोनॉमी के हालात क्या होंगे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत की अर्थव्यवस्था एक डेवलपिंग मिक्स इकोनॉमी है। बहुत लोग मिक्स इकोनॉमी का नाम सुन के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताता हूँ। इकोनॉमी तीन टाइप्स की होती हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट मतलब जहां गवर्नमेंट ओन करती है, और मिक्स्ड जहां दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। 1947 में जब भारत के पास कुछ नहीं बचा, तब जाके भारत आजाद हुआ और जैसे तैसे अपने कमीने पड़ोसी से संघर्ष करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आजादी के बाद भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे अधिक योगदान हुआ करता था और तब से आज तक भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% से भी ज्यादा हुआ करता था 1950s में। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की रीढ़ भी कहा जाता था उन दिनों। फलों, सब्जियों, मसालों, वनस्पति तेलों, तंबाकू जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे भारत की इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती थी। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आज भी एक्सपोर्ट होते हैं। पर धीरे धीरे समय बदल रहा था। दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। और इन सब चीजों को देखते हुए भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था भारत की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उस समय भारत में और कोई सेक्टर नहीं था। पर फिर कुछ सालों बाद इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, जिससे भारत में भी प्रोडक्ट्स बनने लगे और एक्सपोर्ट होने लगे। और साथ में ऐसे कई व्यापारों को बढ़ावा मिला जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मिलकर काम करते थे, जैसे एनिमल फूड बनाने वाली कंपनियां, दूध पैकेट बनाने वाली कंपनियां, या ऐसी कंपनियां जो बाजारों में अच्छे क्वालिटी के फल सब्जियां खरीद कर उन्हें पैक करके दोबारा बेचती थी। पर देखा जाए तो भारत की रियल ग्रोथ की शुरुआत सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के कारण हुई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ जैसी टेक्निकल फील्ड में ग्रोथ से भारत की रियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। सर्विस सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, बल्कि इंडियन बिजनेसेस की भी ग्रोथ होने लगी। सर्विस सेक्टर के कारण भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया था, और भारत ने यह मौका गवाया भी नहीं और अपने यहाँ के बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे भारत अपनी पकड़ ग्लोबल मार्केट में मजबूत करने लगा, जिसका नतीजा हमें आज के दौर में दिखाई देने लगा है। टीसीएस, एचसीएल, इंफोसिस, विप्रो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आजादी के बाद से भारत को दो बार आर्थिक मंदी का झटका लगा है, 1991 और 2008। ईयर 1991 में आई आर्थिक मंदी के पीछे इंटरनल रीजन थे, लेकिन 2008 में ग्लोबल रिसेशन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा था। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह थी पेमेंट क्राइसिस। इस दौरान इंपोर्ट में भारी कमी आई थी, जिससे देश दो तरफा घाटे में था। देश का ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा चुका था। भारत का फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। 1990 के अंत तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत के फॉरेन रिजर्व में मुश्किल से 3 सप्ताह के इंपोर्ट लायक पैसा बचा था। दूसरी बार भारत में आर्थिक संकट ने साल 2008 में दस्तक दी। 2008 में आई आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा जितना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ा था। 2008 की मंदी के दौरान भारत का ट्रेड बाकी देशों के साथ काफी घट गया था, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट भी गिर गई थी। पर फिर अगले ही साल ये तेजी से बढ़ गई थी और अब माना जा रहा है कि भारत में तीसरी बार आर्थिक मंदी दस्तक देगी। और ये किस वजह से होगी, मुझे नहीं लगता है कि बताने की कोई जरूरत है, पर फिर भी बता ही देता हूं, वरना लोग आजकल कुछ भी समझ लेते हैं। क्योंकि 2014 के बाद से सब कोई अर्थशास्त्री जो बन गए हैं। तो वजह है चाइनीज वायरस। और हाँ, ये तीसरी बार आर्थिक मंदी आएगी भारत में,
और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रोपेगेंडा वीडियोस बनेंगे फ्यूचर में कि भारत में पहली बार आई आर्थिक मंदी वगैरह वगैरह, और ज्ञानी बाबा लोग अजीब अजीब रीजन देंगे, तो वो आपको अपनी बातों से बेवकूफ ना बना पाए, इसलिए मैंने 2-3 बार बताना जरूरी समझा है। 1947 से लेकर अब तक अगर इंडियन इकोनॉमी के लेखा जोखा की बात करें तो इन 2 स्टेप से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हुई है। साल 1991 से एक बार फिर भारत में आर्थिक तरक्की की शुरुआत हुई, जब से लिबरलाइजेशन और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई। फिर बीच में भारत अपने रास्ते से भटक गया, या फिर कहे जानबूझ के भटकाया जा रहा था। और फिर वो समय आता है जिसका भारत के हर नागरिक को इंतजार था। वो पल था 2014 का जनरल इलेक्शन। उसके बाद से समझो सबके मन में एक आशा सी जग गई कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। 2014 से 2018 तक भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। पर फिर 2019 में भारत में इकोनॉमी स्लोडाउन देखने को मिला। लगातार 6 क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरी, पर जैसे ही 7वें क्वार्टर में ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई, 4.5% से 4.7% हुई, उसके तुरंत बाद पता नहीं कहां से ये चाइनीज वायरस आ गया। एक सेकेंड, कहां से क्या मतलब है? चाइना से ये वायरस आया। 2002 में भारत की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन की थी। 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बनी। 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की हो गई। अभी की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.2 ट्रिलियन है। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट 5% थी। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% प्रिडिक्ट की गई है, और 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% प्रेडिक्ट की गई है। जीडीपी पर कैपिटा $9,027 है 2020 में। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 15.4% है, इंडस्ट्री सेक्टर 23% है, और सर्विस सेक्टर 61.5% है। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में बीते 10 सालों में 271 मिलियन मतलब 27.1 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 10 सालों में पॉवर्टी रेट भारत में 55% से घट के 28% पे आ गई है। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में यूएन की रिपोर्ट आती है, तो 2021 की रिपोर्ट में आपको और गरीबी कम होते हुए दिखाई देगी भारत में। ब्रुकिंग ब्लॉक्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर मिनट 44 भारतीय एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। पर कोरोना के कारण एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि देश में लगभग 100 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत की 6.1% है, जिसमें से 22.5 यूथ अनएम्प्लॉयड है। फ्यूचर की बात करें तो चाइनीज वायरस के चलते भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने प्रिडिक्ट किया है कि कोरोना वायरस के चलते भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.1% हो सकती है। लगभग 121.5 मिलियन लोगों की नौकरियां जाएंगी, और अब ये धीरे धीरे दिखने भी लगा है। तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे भारत में गरीबी भी बढ़ेगी। और अब ये देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इस सिचुएशन से निपटने के लिए। फॉरेन रिजर्व भारत का $481 बिलियन है 1 मई 2020 तक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक भारत की 2020 में 63 है। एक्सपोर्ट 2019-20 में भारत का $314 बिलियन था, और इंपोर्ट $467 बिलियन था। ट्रेड डेफिसिट 2020 में भारत का कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2019 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $184 बिलियन था। 2020 में ये $152 बिलियन हो गया है। और कम होने की वजह है चाइनीज वायरस। चाइनीज वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, और फिर उससे बिजनेसेस, इंडस्ट्री, ट्रेड सब बंद हो गया। इन्फ्लेशन रेट फरवरी 2020 में 6.58% था, पर उम्मीद किया जा रहा है कि साल के एंड तक 3.3% तक आ जाएगा। देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है अभी तक, और ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2014 से पहले इन्फ्लेशन रेट कितना बड़ा हुआ था, और 2014 के बाद इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। अब कुछ लोग यहाँ पे प्याज टमाटर के दाम पर ज्ञान देंगे, तो उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि सीजनल फूड आइटम पे इन्फ्लेशन रेट बेस्ड नहीं होता है, और वो इसलिए क्योंकि किसी साल अगर सीजनल फूड आइटम्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाती है, और अगर किसी साल प्रोडक्शन कम होती है तो दाम बढ़ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर की बात करें तो जीडीपी के नंबर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने अपने 5 साल के दूसरे कार्यकाल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट सेट किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के करीब होना जरूरी है, पर पहले स्लो डाउन और अब चाइनीज वायरस के चलते ये टारगेट अपने समय पे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है।
हालांकि देश को आर्थिक सुस्ती से निकालने के लिए बीते कुछ महीनों में सरकार ने कई नए फैसले किए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, जिससे फॉरेन कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सके, इंडियन कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल सके और साथ में इंडियन स्टार्टअप को ज्यादा फायदा मिल सके। वहीं नए निवेशकों के लिए भी बहुत सी सहूलियत दी गई है। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। पर कोरोना एक बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आया है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के देशों के लिए। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी कंपनियां चाइनीज से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करना चाहती हैं, तो इस मौके का फायदा भारत को जितना हो सके उठाना चाहिए। उन सारी कंपनी से बात करनी चाहिए जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करना चाहती हैं और उन्हें ऑफर देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना चाहिए, टैक्स रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खुलेंगी तो इससे भारत में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यू स्मॉल बिजनेसेस खुलेंगे। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, द कोविड-19 शॉकिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। इस रिपोर्ट में यूएन ने बताया कि दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं गिरेंगी इस महामारी के कारण और वर्ल्ड इकोनॉमी इस साल रिसेशन में चली जाएगी, सिवाय चाइना और भारत के। मतलब यह है कि भारत और चाइना की भी जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी, पर उतना नुकसान नहीं होगा जितना दुनिया को होगा। चाइना में रिसेशन क्यों नहीं आएगा, ये मैं आपको चाइनीज इकोनॉमी के वीडियो में बताऊंगा। भारत पे इसका इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भारत एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं। भारत खुद ही इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ सब कुछ कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए भारत बिना एक्सपोर्ट्स के ग्रो करता है। और इस चीज को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और इससे हमारे देश का इंपोर्ट बिल भी कम हो सके, क्योंकि कोरोना के चलते भारत का एक्सपोर्ट कम होगा और अगर भारत का इंपोर्ट कम नहीं हुआ तो भारत का फॉरेन रिजर्व और रुपी डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और 1991 वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो जितना हो सके हमें स्वदेशी सामान को खरीदना होगा और सरकार को भी अपने इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करना होगा, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगी। तो देखा जाए भविष्य में भारत में भी बहुत सी नौकरियां जाएंगी, लोगों की इनकम थोड़ी कम होगी, बिजनेसेस और इंडस्ट्री लॉस में जाएंगे, बैंक के एनपीएस भी बढ़ेंगे और इन सब को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार बहुत सी स्कीम भी लाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ, अगर आपको अपनी कोई राय देनी है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में मेरी बाकी वीडियोस को भी एक बार जरूर से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।